2026 का प्री आ गया है, नज़दीक है। इस समय से आपने क्या किया था जो अभी समय चल रहा है, और क्या क्या करना चाहिए? ये लास्ट वाला टाइम जो है उसको लगभग 4 महीने है अगर, तो उसको 2-2 महीने के फेज़ में बांट लीजिए। जी। फर्स्ट 2 मंथ्स में एक बार सारे सब्जेक्ट्स से आपको गो थ्रू होना, अगेन बेसिक रिसोर्सेस है विथ सब्जेक्ट वाइज MCQ बुक्स, ये करिए। सेकेंड स्टेज में भी आपको सेम काम रिपीट करना है, बट आप वीकली बेसिस पर टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट देने से देखो, टेस्ट किसी कोचिंग का अच्छा हो बुरा हो वो अलग बात है, लेकिन आप नर्व को कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे 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 जब आप एक प्रेशर वाले सिचुएशन में क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना कि UPSC प्रीलिम्स का इसको नैक आ गया है, मतलब ही वो बार बार क्लियर कर ले रहा है प्रीलिम्स, लेकिन कई लोग नहीं कर पा रहे। तो वो जो नैक आता है वो तभी आएगा जब आप बार बार टेस्ट देंगे विथ रिवीजन। तो एक बार तो बेसिक रिवीजन पूरा करिए, दूसरी बार भी सेम काम करिए विथ MCQ, लेकिन वीकली टेस्ट जरूर दीजिए। 5 बार आपका प्री हुआ है? 4 बार, और लास्ट टाइम बस 1 मार्क से कम में ही नहीं हुआ है। ऐसा मेंस कितनी बार लिखा आपने? मेंस मैंने 4 बार लिखा है, 4 बार, और जिसमें 3 बार मेंस भी लिखे थे। तो ये नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, UPSC का इंटरव्यू चल रहा है। लगातार हम कैंडिडेट से बात कर रहे हैं UPSC की जर्नी में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है, सारी की सारी जानकारी हम देते रहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से यही होने वाला है कि सर का ये तीसरा इंटरव्यू है, और तीसरा इंटरव्यू देने का मतलब यही समझ रहे होंगे कि UPSC की जर्नी में जो कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, इनसे बेहतर बता पाना मुश्किल होगा, क्योंकि इनने 3 बार इंटरव्यू दे चुके हैं, तीसरी बार है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई आपके लिए। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, आज अपने बारे में तो पहले बताएंगे ही, साथ ही साथ इंटरव्यू कैसा रहा आपका, इसको बताइए। मेरा नाम आनंद मोहन है, मैं झारखंड से आता हूँ जी। और ये मेरा 5th अटेम्प्ट है, 3rd इंटरव्यू है। हाँ। और इंटरव्यू ठीक गया, बाकी बोर्ड को पता है। अच्छा, कितने मिनट का इंटरव्यू रहा? लगभग 25 मिनट। 25 मिनट का इंटरव्यू रहा। अच्छा, तो सवालात रहे कहाँ से, कैसे पूछे गए? सवाल सारे डैफ के जितने भी की पॉइंटर्स है, मेरे स्टेट, होम स्टेट झारखंड के बारे में, मेरा ऑप्शनल संस्कृत, या फिर मेरी हॉबी जो है योगा, या फिर मेरा बैकग्राउंड में स्पोर्ट्स है उससे रिलेट, तो क्वेश्चंस डाइवर्स क्वेश्चन थे, बट मेनली जो मेरे डैफ के पॉइंटर्स हैं उनसे ही थे। मीडियम इंग्लिश है आपका? मेरा मीडियम इंग्लिश है। ऑप्शनल संस्कृत साहित्य। संस्कृत साहित्य जी। जी। तो ये दोनों में कॉम्बिनेशन, इंग्लिश मीडियम संस्कृत, तो कैसा क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? GS सब्जेक्ट से यूजुअली एक ही टाइप के होते हैं, मतलब आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक कुछ भी पढ़ो, तो वो आपको एक टाइप का फील देते हैं, और उससे थोड़ी सी डाइवर्सिटी के लिए मैंने संस्कृत को कंसिडर किया, और वो थोड़ा सा वो चैलेंजिंग भी है और अच्छा भी लगता है मुझे। अच्छा, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा आपका? एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च मोहाली का मैं पहले स्टूडेंट था, लेकिन मुझे TB हो गया था बीच में, जिस कारण से वो प्रोग्राम मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो लगभग 10 साल के बाद मेरा IGNOU से ग्रेजुएशन हुआ है दोबारा, ओपन स्कूलिंग से। जी जी। ठीक है। हाँ। तो ये BS। अच्छा, तो संस्कृत में रुचि थी आपकी कि आपने स्कोरिंग के हिसाब से लिया है? स्कोरिंग तो ऐसा है कि वो तो टाइम ही बताएगा, बट स्कोरिंग है, बट वैसे भी कोई एक्सेप्शनल स्कोरिंग नहीं है। और इंटरेस्ट है मेरा संस्कृत लैंग्वेज में। इनफैक्ट मेरी हॉबी है कि मैं अलग अलग लैंग्वेजेस सीखूं, और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा था कि ऑप्शनल के बहाने से मैं एक लैंग्वेज को एटलीस्ट एक्सप्लोर कर पाऊँ। अच्छा, तो इसे ऑप्शनल से भी सवाल रहे होंगे आपके? हाँ, क्वेश्चन रहे, संस्कृत के अराउंड भी क्वेश्चन रहे। अच्छा, श्लोक वगैरह पूछे हैं कुछ? श्लोक वगैरह बोलने का या उस तरह का कोई स्कोप मुझे दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए अच्छा सर, प्री की रणनीति क्या रही आपकी? क्योंकि प्री काफ़ी चैलेंजिंग होता है बहुत सारे एस्पिरेंट के लिए प्री निकालना, तो क्या कहना चाहेंगे और कैसी रणनीति रही आपकी? प्रीलिम्स से लगभग मेरा 5 में से 4 बार प्रीलिम्स निकला है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि प्रीलिम्स के लिए आपको हर सब्जेक्ट को मिनिमम 2 से 3 बार रिवीजन करके, और विथ एवरी रिवीजन यू शुड सॉल्व MCQs। ठीक है, क्योंकि आपका फाइनली जो प्रीलिम्स है दैट इज़ एन MCQ एग्ज़ाम। तो अगर आप कितना भी नॉलेज पर फोकस कर लीजिए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं है, तो एट द एंड आप सिली मिस्टेक्स करेंगे, कुछ बहुत सारे छोटे मोटे नॉलेज गैप के कारण बहुत सारे मिस्टेक हो जाएंगे, एंड इवेंचुअली आपका शायद प्रीलिम्स ना हो पाए, जो कि सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट और मोस्ट अनसर्टेन फेज़ ऑफ द एग्ज़ाम है। इसीलिए विथ एवरी रिवीजन आपको MCQ सॉल्व करना चाहिए। अच्छा, PYQ की बात करें, कितने सालों के कंपलसरी आपको लगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या तो आप 2000 के बाद का देख सकते हैं, लेकिन 2013 के बाद का
जो PYQ है वो एकदम देखना मैंडेटरी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, कई बार क्वेश्चंस की थीम रिपीट होती है। दूसरी बात ये है कि आपको ये आइडिया लगता रहेगा कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसी सब्जेक्ट से यूपीएससी क्वेश्चंस किस तरह से बना रही है। तो मतलब आपका कॉन्टिन्यूसली एक आपको फील आते रहना चाहिए जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो हाँ यहाँ से एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, यूपीएससी किस तरह से मुझे फंसा सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको PYQ से और इन जनरल भी आप MCQ सॉल्व करेंगे तो उससे आपको उसका आइडिया मिलेगा। अच्छा, CSET में क्या कैसा कर रहे थे? CSET भी एक चैलेंजिंग फेस है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? CSET दो चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा है, बट 5 में 5 बार मेरा ऑलमोस्ट 100+ CSET में आया है। अच्छा। और इसका कारण ये नहीं कि मैंने CSET की कोई बहुत ज़्यादा तैयारी की है, लेकिन बिफोर दिस मैंने IIT JEE एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और लगभग 3-4 साल तक मैं बच्चों को पढ़ाया करता था, मैथ्स फिजिक्स वगैरह। तो उससे मेरा जो बेसिक CSET के लिए लॉजिक और रीजनिंग मैथ्स ये सब आनी चाहिए वो आती थी मुझे। लेकिन कोई भी एक स्टूडेंट उसको एक बार CSET का सिलेबस गो थ्रू ज़रूर करना चाहिए, अगर आपको बहुत आसान लग रहा है फिर भी, और अगर आपको थोड़ा भी डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आपको होलिस्टिकली जो तीनों पोर्शन है, मतलब मैथ्स रीजनिंग कॉम्प्रहेंशन, उसको कवर करना ही करना चाहिए। द रीज़न बिंग कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इन द कमिंग रिसेंट ईयर्स वो लोग CSET में फेल हो रहे हैं, ये एक रियलिटी बन चुका है। पहले ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था, बट अब ये बहुत लोगों को CSET एलिमिनेट कर रहा है। कई ऐसे स्टूडेंट्स जिनका GS में अच्छा स्कोर हो रहा है वो भी CSET के कारण बाहर हो जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हम CSET को कवर करेंगे तो हो सकता है? देखिए, अगर आपका बैकग्राउंड, दो कंडीशन है, आप एक तो CSET का पेपर लगा के देखो, अगर तो आपका 70s 80s में आ रहा है तो बस आप PYQ प्रैक्टिस कर लो, बट अगर आपका 60 से नीचे आ रहा है तो आप होलिस्टिकली क्लास 10 तक की या तो मैथ्स की डायरेक्टली NCERT वगैरह बुक से बना लो, ठीक है, या फिर CSET के जो प्रॉपर कोर्सेस आते हैं किसी भी कोचिंग के, ठीक है, उन कोर्सेस से आप CSET कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तो अच्छी अच्छी कोचिंग्स है, जैसे सारथी IAS है, ठीक है, मतलब आई डोंट वांट टू प्रमोट इट, बट हाँ जैसे वहाँ पे आपको बहुत कम प्राइस में आपको CSET का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स वगैरह मिल सकता है। तो आप वहाँ से, अगर आपका कम मार्क्स आ रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, अब अटेम्प्ट की बात करें, कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते थे प्री में? प्रीलिम्स में CSET में मैं मोस्टली 40 क्वेश्चंस के अराउंड अटेम्प्ट करता था। 40 के आसपास? हाँ, 80 में बस 40। मेरा फोकस ये रहता था कि मैं कम ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ, मतलब मैक्सिमम एक्यूरेसी की तरफ मैं भागता था। और GS पेपर में हर साल का अलग था, मतलब जैसे 2021-22 इन सब में 90-95 ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करता था। 2023 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। फिर अगेन लास्ट ईयर मैंने 80+ में क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था। तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन कैसा है, अगर आप गेज नहीं कर पा रहे हैं तो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको लग रहा है कि एटलीस्ट मेरे 50% चांसेस हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट होने के, तो उसको ही लगाइए। किसी भी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ यू शुड नॉट एंटर इनटू द एग्जाम हॉल कि मैं तो 95 क्वेश्चन लगा के ही आऊँगा या 85 लगा के आऊँगा। ये बहुत बड़ा आप पे अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करेगा। मान लो वो पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नेचर का है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम आने वाला है, लेकिन आप इस कारण से कि भाई मुझे तो 95 लगाना है, आप 70 सही से लगाते हैं और 20-25 आप उलूल जुलूल लगा देते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान कराएगा। इसलिए आप प्री कंसीव्ड नोशन के साथ मत जाइए, आप बहुत सारे टेस्ट दीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना एक पैटर्न डिसाइड करिए। अच्छा। अब इसकी बात आ जाती है कि प्री में कोर सब्जेक्ट कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको पढ़ के हम ये कवर हो जाएगा करंट अफेयर्स को छोड़ के? करंट अफेयर्स को एलिमिनेट कर दे तो हम लोग पास फाउंडेशनल लगभग 7 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप आर्ट एंड कल्चर को अलग से मानते हो तो अगर उसको हिस्ट्री में ही जोड़ देते हो तो हमारे पास 6 है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट। अभी आपको आर्ट एंड कल्चर हटा दो तो आपके पास 6 हैं, उसको भी ये कर लो तो 7 है। इन सभी सब्जेक्ट्स को बेसिक रिसोर्सेज से आपको करना चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ में न्यू है तो किसी कोचिंग के लेक्चर्स से पहले करिए, फिर बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स से पढ़िए और विथ एवरी रिवीजन आप MCQ सॉल्व करिए, या फिर आप घटना चक्र से MCQ लगा सकते हैं, या फिर अरिहंत इग्नाइट से लगा सकते हैं, या फिर आपके पास PW का प्रहार है MCQ का बुकलेट, उससे आप लगा सकते हैं, या फिर आप दिशा पब्लिकेशन की बुक से लगा सकते हैं। द रीज़न आई एम टेलिंग यू कि मैंने इन सभी MCQ बुक्स को अपने डिफरेंट अटेम्प्ट्स में सॉल्व किया हुआ है। अच्छा। और सारी की सारी अच्छी हैं और आपको MCQ प्रैक्टिस साथ के साथ करनी ही चाहिए। अच्छा। अब मेंस की आंसर राइटिंग शुरू से की थी कि कुछ बाद में की थी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद? आप फर्स्ट अटेम्प्ट में
मैंने मेंस की आंसर राइटिंग करी थी। जैसे जैसे मेरा सब्जेक्ट कंप्लीट होता जाता था तो मैंने एक कोई प्रोग्राम लिया हुआ था मैंने, तो उसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों मिल जाते थे। तो मुझे समझ नहीं आता था कि आंसर कैसे लिखूं, तो मैं क्वेश्चन आंसर दोनों पहले ही पढ़ लेता था और नेक्स्ट डे में आंसर लिखता था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में लगभग 2 से 3 मार्क्स से मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। प्रीलिम्स हो गया था, मेंस नहीं हो पाया था। बट नेक्स्ट टाइम से मैंने पूरा PYQ लिखा और हर अटेम्प्ट में 2022 वाले में भी, 2023 वाले में भी और ये 2025 वाले में भी मैंने पूरी PYQ लगभग 70-80% पूरी लिखी और साथ के साथ टेस्ट दिए। ठीक है, क्या क्या पॉइंट याद रखना चाहिए लिखते समय, क्या क्या देखना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। PYQ लिख के बिना आपको मेंस के सेंटर में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि द रीज़न भी आप आंसर ही नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। ये सबसे पहला चैलेंज होता है कि आप आंसर कंप्लीट कर पाएँ। उसके बाद फिर क्या है कि उसमें आपको वैल्यू एडिशंस वगैरह करने इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप जो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, स्कीम्स है, इनिशिएटिव्स है, या फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो नीति आयोग के, उन सब चीज़ों को आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि पहले एक बेस आप अपना तैयार कर लीजिए। ठीक है, जैसे अभी हम ही लोग रनिंग करते हैं, 10 किलोमीटर रनिंग करना है, तो पहले बस 10 किलोमीटर कंप्लीट करने का टारगेट होना चाहिए कि मैं 10 किलोमीटर कंप्लीट कर पा रहा हूँ। एंड ग्रेजुअली हम लोग फिर क्या करते हैं, अपने स्पीड पर काम करते हैं। ठीक है, अपने टेक्निक पर काम करते हैं। तो सेम चीज़, एक बार तो आपको PYQ पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, उससे क्या है कि आप बेसिकली सारे टाइप के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। फिर उसको इवेल्युएट वगैरह करा करके कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए कैसे कर रहे थे आप, मैगजीन से? करंट अफेयर्स के लिए फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में मैं रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ता था। बट बाद में चूँकि एक साइकिल में पढ़ जाने के बाद क्या है, प्री मेंस इंटरव्यू ऐसे आते रहता, तो कई बार न्यूज़पेपर बीच बीच में छूट जाता है। बट हर अटेम्प्ट में मैंने जो कंपाइलेशन मैगजीन्स आती है कोचिंग की, उसको मैंने लास्ट में फॉलो किया है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो। ऐसे एथिक्स क्या करना चाहिए? एथिक्स के लिए या तो आप किसी लेक्चर से नोट्स बना लीजिए, या फिर आप जो लेक्सिकॉन आती है उससे आप 1 से 2 बार या 3 बार पढ़ के उसको अच्छे से उस नोट्स बना लीजिए। और दूसरा काम आप सीधे करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख डालिए। अच्छा। ठीक है, ऐसे ट्रिकी है क्योंकि ऐसे में मेरे 125 भी आए हैं इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, और जो लास्ट अटेम्प्ट जिसमें मेरा नहीं हुआ उसमें मेरे मार्क्स रिड्यूस हो गए थे बाई 40 मार्क्स, लगभग 85 आ गए थे। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा ट्रिकी है। और कई बार टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपके साथ अलाइन हो जाता है, या फिर आप जो लिखते हैं वो चेक करने वाले के साथ अलाइन हो जाता है, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। आई थिंक आपको अपने जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने का एक फ्लोलेस मेथड पता होना चाहिए उसके लिए। अच्छा, NCERT के लिए क्या करना चाहिए? NCERT बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पढ़ना चाहिए, कई बोलते हैं नहीं पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी NCERT मस्ट है। अगर पूरा 6th क्लास से नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट 11th 12th वाली NCERT तो मस्ट है। स्पेशली अगर आप एक नॉन ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो वो आपका बैकग्राउंड भी बनाता है, प्लस NCERT से क्वेश्चंस एक्चुअली में आते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से क्वेश्चंस आते हैं NCERT से। ठीक है, तो वो करना एकदम मैंडेटरी है, उसमें कोई नहीं करने वाली कोई बात नहीं। इनफैक्ट यदि कोई स्टूडेंट कोई भी कोचिंग या कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है या फिर उसके बारे में डिसाइड कर रहा है, तो सीधे एडमिशन लेने के बजाय आप 2-3 महीने स्पेंड करके आप क्या करो कि सारी NCERT एक बार पढ़ो। इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी, आपको ये पता चल जाएगा कि आप इस जर्नी को लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू करना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं, आपके इंटरेस्ट के साथ वो अलाइन कर रही है या फिर नहीं कर रही है। कई बार आपको जाने के बाद पता चलता है कि भाई ये तो मुझे नहीं करना है, एटलीस्ट आपको पहले ही पता चल जाएगा। प्लस अगर आप करना चाहते हैं, उसको परस्यू करना चाहते हैं, तो NCERT से आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड आपका रेडी हो जाएगा और क्लासेस आपको ज़्यादा समझ में आएंगी, आप अच्छे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और एक अच्छी तैयारी आपकी हो सकती है। अच्छा, कौन सी क्लास की कंपलसरी है ऐसा लगता है? 11th और 12th वाली NCERT, 11th की जो पुरानी 3 NCERT हिस्ट्री की वो तो इम्पॉर्टेंट है। 11th 12th की जो ज्योग्राफी की बुक है NCERT वो इम्पॉर्टेंट है, ये बेसिक मैं बता रहा हूँ। लेकिन 6, 7, 8, 9, 10th की भी अगर आप हिस्ट्री के NCERT पढ़ते हैं वो भी बहुत अच्छी है और पढ़नी चाहिए। इनफैक्ट उनसे भी कई अच्छा, आप सोचो क्लास 6 की बुक से अगर आपको एक क्वेश्चन का भी बेनिफिट हो जा रहा है, जिस बुक को आप मैक्सिमम 120 या 150 मिनट्स में पढ़ सकते हो, तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल है ना? तो पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा, अब 2026 का प्री आ गया है, नज़दीक है, इस समय से आपने क्या किया था जो अभी समय चल रहा है और क्या क्या करना चाहिए? ये लास्ट वाला टाइम जो है उसको लगभग 4 महीने है अगर, तो उसको 2-2 महीने के फेज़ में बांट लीजिए। जी। फर्स्ट 2 मंथ्स में एक बार सारे सब्जेक्ट्स से आपको गो थ्रू होना, अगेन बेसिक रिसोर्सेज है विथ सब्जेक्ट वाइज MCQ बुक्स, ये करिए।
सेकेंड स्टेज में भी आपको सेम काम रिपीट करना है, बट आप वीकली बेसिस पर टेस्ट ज़रूर दीजिए। टेस्ट देने से देखो, टेस्ट किसी कोचिंग का अच्छा हो बुरा हो वो अलग बात है, लेकिन आप नर्व को कंट्रोल करना सीखते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे 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 जब आप एक प्रेशर वाले सिचुएशन में क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो कहते हैं ना कि यूपीएससी प्रीलिम्स का इसको नैक आ गया है, मतलब ही वो बार बार क्लियर कर ले रहा है प्रीलिम्स, लेकिन कई लोग नहीं कर पा रहे। तो वो जो नैक आता है वो तभी आएगा जब आप बार बार टेस्ट देंगे विथ रिवीजन। तो एक बार तो बेसिक रिवीजन पूरा करिए, दूसरी बार भी सेम काम करिए विथ एमसीक्यू, लेकिन वीकली टेस्ट जरूर दीजिए। तो 5 बार आपका प्री हुआ है? 4 बार, और लास्ट टाइम बस 1 मार्क से कम में ही नहीं हुआ है। अच्छा, मेंस कितनी बार लिखा आपने? मेंस मैंने 4 बार लिखा है, 4 बार, और जिसमें 3 बार मेंस भी लिखे थे। तो ये थी वो सारी की सारी जानकारी। सर ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। तो जो आप लोगों के कमेंट रहते हैं, सारे के सारे कमेंट हमने लिए हैं, सारे डाउट क्लियर किए हैं। अगले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बहुत जी अच्छा जी, थैंक यू। और जो भी कमेंट रह गए हों, डाउट रह गए हो, कमेंट करके भेज सकते हैं, अगले वीडियो में पूरे करेंगे करने की। नमस्कार। ठीक है सर, थैंक यू।